जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नक्सलवाद के विकास एवं उसके समाधान के बारे में। हम लोग देखेंगे कि आखिर नक्सलवाद का विकास किस तरह से हुआ है और उसका समाधान क्या है। इसका जो पिछला वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने इसके जो कुछ प्रमुख टर्म्स हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट किसे कहते हैं या साम्यवाद किसे कहते हैं, और लेनिन कौन थे, मतलब ये विचारधारा कहाँ से इसका जन्म हुआ, इस विचारधारा का, इसको हम लोगों ने समझा था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नक्सलवाद का विकास किस तरह से हुआ भारत में और ये कहां से इसने जन्म लिया, और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसका समाधान है और इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी नक्सलवाद की, ये शुरुआत तो आप लोगों को बता चुके हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है वहां पर कुछ गांव हैं और उन गांवों के नाम क्या है, जैसे नक्सलवाड़ी, खोरीवाड़ी और फांसी देवा। तो ये जो दार्जिलिंग जिले के कुछ गांव हैं, इन गांवों से इस आंदोलन की शुरू हुई थी, यानी कि नक्सलवाद आंदोलन की शुरू हुई थी। शुरुआत में जो नक्सलवाद हम लोग बोलते हैं ये एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और बाद में इस आंदोलन ने ढेर सारे संगठन बनाए और इन संगठनों का काम करने का तरीका क्या था? हिंसा। यानी कि ये जो काम करते थे वो हिंसा के माध्यम से काम करते थे और जो भी इनकी बातें होती थी तो वो प्रमुख जो बातें थी वो उन बातों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते थे और सत्ता को उखाड़ उखाड़ फेंकने का विचार इनका रहता था। देखिए, 1967 से शुरुआत हुई थी इसकी और 1972 तक ये जो प्रथम चरण था इसका, 1967 से 72 तक, ये बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में था और इन गांवों से इसकी शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इनकी कुछ फुल फॉर्म देखेंगे, जैसे CPIM। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि आखिर CPIM क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका तो फुल फॉर्म हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम का मतलब होता है मार्क्सिस्ट, यानी कि मार्क्सवादी, मार्क्सवादी विचारों पर आधारित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसका विचार, उसकी विचारधारा किसकी है? मार्क्सवादी विचारधारा है, यानी कि मार्क्स के विचार का ये लोग फॉलो करते हैं। और इसके अलावा देखिए एक और टर्म्स आता है इससे जो रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म AICCCR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है, देखिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, मतलब जो क्रांतिकारी हैं उनका एक संगठन है। तो इन संगठनों, ये जो संगठन ये हम बता रहे हैं जैसे CPIM, AICCCR और CPIML, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1967 के बाद इनकी स्थापना हुई थी और 1972 तक इन संगठनों की सहायता से नक्सलवाद का खूब ज्यादा विकास हुआ। जैसे CPI का ML, इसका क्या फुल फॉर्म है? देखिए यहाँ पर M था, यहाँ पर CPIML, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ML का मतलब होता है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो ये इसका फुल फॉर्म है, मार्क्सवादी और लेनिनवादी। तो इसको आप लोग याद रखिए, ऑल इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म AICCCR, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद रखिए थोड़ी। देखिए 1990 में, यहां से 1972 के बाद ये थोड़ी थम सा गया था ये आंदोलन, जो नक्सलवाद का आंदोलन था। 1967 से 72 तक तो ये खूब ज्यादा चला, लेकिन यहाँ पर 72 के बाद जब सरकार ने ढेर सारे प्रयास किए तो यह आंदोलन क्या हुआ कि धीरे धीरे थम गया था। 1972 के बाद सरकार ने कुछ सुधार भी किए थे तो उसके बाद ये आंदोलन थम गया था। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1990 के बाद ये पुनः आंदोलन अपने जोर शोर रूप में आने लगा। मतलब इस आंदोलन का पुनः उद्भव हो गया और ये पुनः जोर पकड़ने लगा आंदोलन 1990 के बाद। अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर 1990 में और उसके बाद ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण नक्सलवाद आंदोलन और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगा, क्योंकि 72 में थम गया था यह आंदोलन। तो देखिए 1990 के बाद देखिए 1991 की सन आपको याद होगी कि जहां पर LPG व्यवस्था सरकार ने लागू की थी। LPG क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये तीन व्यवस्थाएं सरकार
लेकर आई थी 1991 में। तो इन व्यवस्थाओं के कारण देखिए क्या हुआ था, जो भारत का विकास था वह विकास संतुलित नहीं हो पा रहा था। संतुलित नहीं होने का मतलब ये था कि कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो वो ज्यादा ऊपर चले गए थे, और कुछ वर्ग बिल्कुल नीचे आ गए थे। तो जो विकास था वो बहुत ही असमान विकास हो रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग इन आंदोलनों को प्रमोट करते थे, उन्होंने नीचे तबके के लोगों को लिया जो कि गरीब थे, और उनको भड़काना चालू किया, और उन लोगों के सहारे यह आंदोलन और ज्यादा जोर पकड़ने लगा। और इसके अलावा देखिए, आपको पता है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा क्या लाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो पंचायतों की स्थापना जो की गई थी, तो उसके माध्यम से गांवों को लाभ हो रहा था, यानी कि गांवों के लोगों को लाभ दिया जा रहा था। तो वो जो लाभ दिया जा रहा था वो केवल कुछ ही लोगों को मिल पा रहा था, यानी कि जो गांव के धनी लोग थे उन लोगों को लाभ मिल रहा था, और जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था तो वो लोग आसानी से नक्सलवादी संगठनों में शामिल हो गए। यानी कि जो नक्सलवादी थे उन्होंने उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और उनको भड़काना चालू कर दिया। तो जिस कारण से क्या हुआ कि 1990 के बाद इसी तरह से जो नक्सलवाद का विकास इसी तरह से हो रहा था, और यही प्रमुख कारण थी कि 1990 के बाद आखिर नक्सलवाद क्यों ज्यादा तीव्र रूप पकड़ने लगा था। अब देखिए, इसके जो प्रमुख कारण है वो समझ लीजिए। देखिए, इसका पहला कारण है सामाजिक एवं आर्थिक कारण। देखिए, हमारे जो देश में समाज है, हमारा जो समाज है उसमें जो सामाजिक व्यवस्था है और उसके अलावा जो आर्थिक व्यवस्था है उसका विभाजन बहुत ही असमान रूप से है। यानी कि हमारे समाज, यदि हम अपने समाज को देखें तो कुछ लोग ज्यादा अपर क्लास में रहते हैं, कुछ उनको नीचा ही समझा जाता है। और इसी तरह से आर्थिक रूप से देखें तो कुछ लोग ज्यादा धनी हैं और कुछ लोग मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ लोग एकदम लोअर क्लास में आते हैं। तो जो लोग बिल्कुल गरीब तबके के हैं, तो ऐसे लोगों को जो नक्सलवादी हैं वो अपने गुटों में शामिल कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको सरकार की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता है और उनके साथ में शोषण किया जाता है। तो ये पहला कारण है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन या सामाजिक और आर्थिक असमानता, ये नक्सलवाद के विकास का एक कारण है। दूसरा इसका कारण है, देखिए, शोषण और भ्रष्टाचार। शोषण और भ्रष्टाचार, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब पंचायती राज की व्यवस्था हुई तो उसमें बहुत से लोगों का शोषण हुआ, बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिला, और लाभ दिए जाने के नाम पर उनसे रिश्वत ली गई, यानी कि उनके साथ में भ्रष्टाचार किया गया और उनका शोषण किया गया। तो ये भी एक नक्सलवाद के विकास का प्रमुख कारण बना, क्योंकि जिन लोगों को शोषण हो रहा था, जिन लोगों के साथ में भ्रष्टाचार किया जा रहा था, तो वो लोग आसानी से नक्सलवादी ग्रुप में शामिल हो गए। और तीसरा कारण है जनजातीय विस्थापन। देखिए, जंगल से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए थे उस टाइम पर, तो वहां पर क्या हुआ, देखिए, जो नियम बनाए गए थे तो वहां पर आदिवासियों को, यानी कि जनजातियों को विस्थापित बहुत ही ज्यादा किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जनजाति भड़क गए, क्योंकि उनका अधिकार है जल, जंगल और जमीन पर। तो इसलिए वो अधिकार समझते थे, क्योंकि उनको विस्थापित किया गया, तो इस कारण वो नक्सलवादी ग्रुप में शामिल होना चालू हो गए और सरकार के खिलाफ हो गए, यानी कि उनकी विचारधारा भी इसी तरह की हो गई। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ कि जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद का इसी तरह से विकास हुआ था। और इसके अलावा देखिए और भी इसके विकास के कुछ कारण हैं, जैसे कि उस टाइम पर भूमि सुधार भी बहुत ही ज्यादा किए गए थे। तो जो भूमि सुधार किए गए थे तो उनकी वजह से क्या हुआ था कि लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। भूमि के जो कानून लाए गए थे तो उसके कारण जो लोग थे वो सरकार के अगेंस्ट जाने लगे, और ऐसे में जो नक्सलवादी थे उन्होंने इन सब चीजों का फायदा उठाया और लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना चालू कर दिया। देखिए, 1990 के बाद इतना ज्यादा देखिए इसका विकास हुआ था नक्सलवाद का। नक्सलवाद हमारे देश में इतना ज्यादा फैल गया था कि पूरा एक रेड कॉरिडोर बन गया था। नक्सलवाद का क्या बन गया था, रेड कॉरिडोर में, यानी कि लाल गलियारा जिसको बोलते हैं। और ये किन किन राज्यों में फैल गया था, ये छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन पूरे एरिया में एक रेड कॉरिडोर जिसको हम लाल गलियारा बोलते हैं ये फैल गया था। तो लाल गलियारा या फिर रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है, इसका संबंध है नक्सलवादी इलाके से या फिर नक्सलाइट्स एरिया से।
ठीक है। देखिए, यदि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 13 वामपंथी दल काम कर रहे हैं, यानी कि 13 ऐसे ग्रुप हैं जो नक्सलवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, यानी कि 13 नक्सली ग्रुप काम कर रहे हैं हमारे देश में, जिनमें से सबसे मजबूत ग्रुप कौन सा है? सीपीआईएम, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी के विचारों पर आधारित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यह एक उनका ग्रुप है। देखिए, ये जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो नक्सलवादी होते हैं ये गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, कुछ लोग ऐसा बोला करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो आंदोलन करते हैं, इनका यदि हम डायरेक्ट रूप से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नक्सलवादी केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और वो उनको एक माध्यम बनाते हैं, गरीबों के माध्यम से अपनी वो जो उनका उद्देश्य है वो प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि वो जो गरीब हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको वो वस्तु की तरह यूज करते हैं, मतलब आतंक फैलाने के लिए वो क्या करते हैं? गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नक्सलवादियों को गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता है। हालांकि ये शुरुआत में जो आंदोलन चालू हुआ था वो जरूर गरीबों के हित में चालू हुआ था, क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो गरीबों के हित में काम करती है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हित में काम करती है। यानी कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो ये नहीं चाहती है कि समाज में वर्ग हो, यानी कि वर्ग व्यवस्था को ये खत्म करना चाहती है। तो इस तरह से देखिए, जो नक्सलवादी इनको गरीबों का मसीहा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, धन का स्रोत इनके क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है मेंस में कि आखिर इनके धन का स्रोत क्या है। ये जो नक्सलवादी होते हैं इनको धन कहाँ से मिलता है? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो नक्सलवादी काम करते हैं वो एक्चुअली जो जंगली एरिया में काम करते हैं और ऐसे क्षेत्रों में इनका विकास ज्यादा है जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो जो लोग खनिज संसाधनों पर काम करते हैं या फिर जो कंपनियां वहां पर खुली हैं खनिजों से संबंधित, तो ऐसे लोगों को ये क्या करते हैं? ये किडनैप करते हैं ऐसे लोगों को और उनसे धन की वसूली करते हैं, यानी कि जबरदस्ती उनसे धन वसूल करते हैं। तो इस तरह से इनको धन की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जो नक्सली होते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े आतंकी ग्रुपों से भी शामिल होते हैं, तो वहां से भी इनके लिए धन की सप्लाई की जाती है। तो इनके इस तरह के धन के स्रोत होते हैं और यदि उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो गांव के कुछ लोगों को अपने ग्रुप में सम्मिलित करते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे भी लेते हैं। और ये सब काम वो अपनी मर्जी से करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा ही राज चले। वो एक तरह के समानांतर प्रशासन की स्थापना करना चाहते हैं, समानांतर सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। देखिए, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए थल सेना यानी कि आर्मी का यूज किया जा सकता है या हम आर्मी का यूज कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इसका आंसर आप लोगों को खुद सोचना है कि क्या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमें आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, आप लोगों के लिए ही है, तो इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नक्सलवाद का विकास किस तरह से हुआ और इसका समाधान क्या है। देखिए, इसका समाधान की बात करें तो इसका यही समाधान है कि जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है या असमानता है इसको समाप्त किया जाए और ऐसे क्षेत्रों पर जहां पर नक्सलवादी ज्यादा समस्या ज्यादा है जहां पर वहां पर क्या किया जाए, वहां पर सामाजिक आर्थिक रूप से वहां पर समानता लाने की कोशिश की जाए और वहां पर विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, यानी कि रोड बनाई जाए, ठीक है, वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाए, यानी कि वहां पर विकास ज्यादा कर दिया जाए ताकि सामान्य प्रशासन की वहां पर पहुंच आसानी से हो जाए। लेकिन जो आतंकवादी जो नक्सलवादी हैं ये ऐसा होने नहीं देते और ऐसा क्योंकि यदि वहां पर रोड बनाया जाता है तो ये रोड को तोड़ने का भी काम कर देते हैं, बिजली पर भी ये हमला करते हैं और ये हमला किसके माध्यम से करते हैं? ग्रामीणों के माध्यम से करते हैं, वहीं के जो लोकल पर्सन होते हैं उनके माध्यम से ये इस तरह के काम करवाते हैं। और देखिए, शोषण जो समाज में व्याप्त है, भ्रष्टाचार, इसको भी खत्म किया जाए, ठीक है, और जनजातियों का जंगल पर अधिकार दिया जाए और उनको भी जागरूक करने के लिए कुछ नीतियां चलाई जाए। देखिए, नीतियां तो बहुत सारी चलाई जाती हैं जनजातियों के विकास के लिए, लेकिन उन नीतियों का रियल लाभ जनजातियों को नहीं मिल पाता है और उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है
कि उन लोगों में जागरूकता ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।